अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद अलवी। मेरे इस स्टडी हॉल सेशन में खुश आमदीद, जहां आज हम कुछ बेहतरीन इफेक्ट सीखेंगे और देखेंगे कि ब्लेंडर में शीशा कैसे तोड़ा जाता है। इस सेशन के लिए आपको सिर्फ अपना कंप्यूटर और ब्लेंडर का कोई भी वर्जन चाहिए। मैं यहाँ ब्लेंडर 5 इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास कोई भी वर्जन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पहले से कोई मुकम्मल एनिमेशन मौजूद है जिसमें आप ये इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो परेशान ना हो, आप सिर्फ सीखने के लिए इसे एक बिल्कुल ब्लैंक सीन में भी ट्राई कर सकते हैं। ये सेशन दरअसल मेरी पुरानी क्लास का हिस्सा है, जहां हमने पोज टू पोज वर्कफ्लो के जरिए एनिमेशन की प्लानिंग और ब्लॉकिंग सीखी थी। तो अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी या आप ये जानना चाहते हैं कि ये एनिमेशन कहां से आई, तो उसे जरूर चेक करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। हम ब्लेंडर में हैं और हमारे पास एक मुकम्मल डिस्ट्रक्शन सिमुलेशन मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे सेटअप करना है। इस तरह की एनिमेशन के लिए कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बिल्कुल खाली सीन से शुरुआत करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि वहाँ से चीज़ें कैसे बनानी है। तो ये रही हमारी बिल्कुल नई सीन फाइल। सबसे पहले हम सब कुछ बंद कर देंगे और सीन में मौजूद हर चीज़ डिलीट कर देंगे। मैं किसी भी तरह की ज्योमेट्री से शुरू कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल एक क्यूब ले लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी आसान है, मगर आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ चुन सकते हैं। डिस्ट्रक्शन सिमुलेशन शुरू करने के लिए हमें सिर्फ एक खास एड ऑन इनेबल करना होगा। ब्लेंडर 2026 के इस दौर में और ख़ास तौर पर 4.2 के बाद से एडिट प्रेफरेंसेस में जाएं तो यहाँ एक नया विंडो नजर आएगा। पहले सिर्फ एड ऑन्स होते थे, लेकिन अब यहाँ एक्सटेंशंस भी हैं। अगर आप पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एड ऑन्स में मिल जाएगा, लेकिन 4.2 या उससे ऊपर आपको एक्सटेंशंस में जाना होगा। इंटरनेट अलाउ करने के लिए बटन दबाएं और सेल फ्रैक्चर ढूंढें। इसे इंस्टॉल करना बहुत फास्ट है और ये हो गया। अब आप अपनी ज्योमेट्री सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट मोड में रहते हुए ऑब्जेक्ट, फिर क्विट इफेक्ट्स और वहां आपको सेल फ्रैक्चर नजर आएगा। अगर ये नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है एड ऑन इनेबल नहीं हुआ। क्विक फ्रैक्चर पर क्लिक करते ही एक छोटा सा मेन्यू खुल जाएगा। अगर आप कहीं और क्लिक करेंगे तो मेन्यू गायब हो जाएगा। तो चलिए इसे दोबारा खोलते हैं। आप इसमें हर तरह की सेटिंग्स अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल मुझे फॉलो करें। अगर मैं सिर्फ डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ ओके करूं और शो प्रोग्रेस रियल टाइम बंद कर दूं ताकि काम जल्दी हो, तो आप देखेंगे कि फौरन ही क्यूब के टुकड़े हो जाएंगे। हमें क्यूब की एक ऐसी कॉपी मिल जाएगी जो मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन ये अभी इतना दिलचस्प नहीं लग रहा और ना ही आउटलाइनर में सही तरह ऑर्गेनाइज्ड है। तो मैं इसे डिलीट करके दोबारा कोशिश करता हूँ। मैं अपना क्यूब दोबारा लेता हूँ और सेल फ्रैक्चर मेन्यू में जाता हूँ। इस बार डिफॉल्ट के बजाय मैं नॉइज को बढ़ाकर 1 कर दूंगा। मैं कहूंगा कि हमें 100 पार्टिकल्स की लिमिट चाहिए। इसके साथ मैं रिकर्जन के कुछ स्टेप्स भी ऑन कर दूंगा, जिससे सब फ्रैक्चरिंग होगी। शायद ये अभी भी परफेक्ट ना लगे, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि सेटिंग्स बदलने से रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ आता है। नॉइज की वजह से वो पुरानी ग्रिड खत्म हो गई और सेल पैटर्न्स बन गए, जिससे ये अब छोटे पत्थरों जैसा लग रहा है। रिकर्जन सेटिंग ने हमें मजीद बारीक टुकड़े दिए हैं, क्योंकि इसने बड़े टुकड़ों के अंदर मजीद फ्रैक्चर्स पैदा कर दिए हैं। आप इन सेटिंग्स के साथ जितना चाहे खेल सकते हैं। मैं एक बार फिर इन टुकड़ों को डिलीट कर देता हूं और आपको दिखाता हूं कि मैंने शीशे या ग्लास के लिए खास तौर पर क्या किया था। अगर आप चाहते हैं कि शीशा किसी मखसूस शेप में टूटे, तो आप ब्लेंडर का एनोटेट टूल इस्तेमाल करके क्यूब पर लाइंस लगा सकते हैं और डिस्ट्रक्शन को अपनी मर्जी के मुताबिक आर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर एनोटेट टूल है, जिसका हॉट की D है। इसे ऑन करके फौरन ड्राइंग शुरू ना करें, क्योंकि 3D व्यूअर में लाइन कहां लग रही है ये बहुत अहम है। टूल सिलेक्ट करने के बाद प्लेसमेंट एरिया में जाएं और इसे सरफेस मोड पर सेट करें। अब ये वाकई ऑब्जेक्ट की सतह पर ड्रॉ करेगा। ये नीला रंग साफ नजर नहीं आ रहा, तो मैं N की दबाऊंगा और व्यू मेन्यू में जाकर एनोटेशंस एरिया में इसका रंग बदल दूंगा। ड्राइंग करने के बाद मैं ऐसा रंग चुनूंगा जो बेहतर नजर आए, मसलन पीला रंग। ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है, बस आसानी के लिए है। अब मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा। जैसे मैं चाहता हूं कि ये कॉर्नर टूटे। मैंने इस कॉर्नर पर बहुत सारी क्रैक्स ड्रॉ कर ली हैं। मैं कुछ मजीद लाइंस भी बनाऊंगा। कुछ खास करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा स्पाइडर वेब जैसा पैटर्न बना लेते हैं और थोड़ा पिछली साइड पर भी ड्रॉ कर देते हैं। जबरदस्त। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ड्राइंग के साथ मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू और सेल फ्रैक्चर में जाऊंगा। इस बार मैं ऑप्शन चुनूंगा एनोटेशन पेंसिल। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो ये सही काम करेगा। मैं नॉइज वापस खत्म कर दूंगा ताकि ये मेरी ड्राइंग के जितना हो सके करीब रहे। पार्टिकल्स की लिमिट हम 500 तक रख लेते हैं। मैं रिकर्जन फिलहाल ऑफ रखूंगा ताकि असल रिजल्ट देख सकूं। अगर आप ट्यूटोरियल्स देखें तो आपको मालूम होगा कि मार्जिन को भी काफी कस्टमाइज किया जाता है, यानी लाइंस के दरमियान कितनी जगह हो। लोग अक्सर यहाँ एक 0 ऐड करने का मशवरा देते हैं ताकि मार्जिन मजीद कम हो जाए। और एक अहम बात मत भूलिएगा, सीन कलेक्शन के नीचे इसे एक नाम दे दें, मसलन शैटर 1, ताकि ये सारे टुकड़े एक नए कलेक्शन में सही तरह ऑर्गेनाइज हो जाएं। फिर ओके दबाएं।
इसमें बस 1 सेकंड लगेगा और ये देखिए, ये जो ग्लिचेस नजर आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स असल क्यूब के बिल्कुल ऊपर हैं। तो मैं पुराने क्यूब को हाइड कर देता हूँ ताकि वो नजर ना आए। साथ ही व्यू मेन्यू में जाकर एनोटेशन लेयर को भी छुपा देता हूं और एन की दबाकर मेन्यू बंद कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्री के सारे छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं। हम काफी अच्छी पोजीशन में हैं। इसने मेरी ड्राइंग के मुताबिक स्पाइडर वेब जैसा असर पैदा किया है और अब हमारे पास टूटी हुई ज्योमेट्री का पूरा जाल है जिसे हम एनिमेट कर सकते हैं या अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन मैं इन सारे टुकड़ों को बारी बारी मैन्युअली एनिमेट नहीं करना चाहता, वो तो एक अजाब होगा। इसके बजाय हम क्या करेंगे कि मैं इस पूरे कलेक्शन को थोड़ा हवा में ऊपर कर देता हूं। फिर मैं एक प्लेन बनाऊंगा या कभी-कभी कोलिजन के लिए एक क्यूब बेहतर रहता है। इस क्यूब को नीचे ले आएं और स्केल करके काफी वाइड कर दें। यहां से मैं ब्लेंडर को बताऊंगा कि मुझे फिजिक्स चाहिए। पहले फ्रैक्चर्ड क्यूब के सारे टुकड़ों को सिलेक्ट करें, एक मखसूस टुकड़े पर क्लिक करें ताकि वो एक्टिव ऑब्जेक्ट बन जाए, फिर शिफ्ट के साथ बाकी सब सिलेक्ट कर लें। आप देखेंगे कि पहला क्लिक किया हुआ टुकड़ा ज्यादा ब्राइट ऑरेंज है। ये हमारा मेन टारगेट पीस होगा जहां हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। राइट मेन्यू में फिजिक्स एरिया में जाएं और रिजिड बॉडी ऑन कर दें। जब मैं इसे एक्टिव पर छोड़ूंगा तो मैंने सिर्फ उस एक सिलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट की फिजिक्स एक्टिवेट की है। मसला यह है कि अगर मैं अब प्ले दबाऊंगा तो सिर्फ वही एक टुकड़ा नीचे गिरेगा और बाकी सब वहीं खड़े रहेंगे। आप इसे कैसे ठीक करते हैं? मैं सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूं, फिर शिफ्ट दबाकर आखिरी टुकड़े को सिलेक्ट करता हूं जो हमारा मेन पब्लिक टारगेट है। इस तरह से ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ रिंग कर जाएंगे और मेन टारगेट की सेटिंग्स बाकियों पर लागू हो जाएंगी। इस केस में रिजिड बॉडी लागू होगी। तो मुझे इस बात का यकीन करना है कि जब भी मैं ऐसी कोई तब्दीली करूं जो मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स पर चाहता हूं, तो मुझे ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी में जाना होगा और फिर कॉपी फ्रॉम एक्टिव पर क्लिक करना होगा। इससे मेरी यहाँ की सेटिंग्स बाकी तमाम टुकड़ों में कॉपी हो जाएंगी और अब ये सब एक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं हर एक पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि सब में वही सेम मेन्यू है और अब मैं आगे बढ़कर बस प्ले दबाऊंगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इस पर मुनहसिर कि आपके पास कितने टुकड़े हैं। मेरा कंप्यूटर काफी ताकतवर है तो मेरे पास 500 छोटे क्यूब्स हैं जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और ये सीधा फर्श के आर पार निकल जाते हैं। ये सही नहीं है क्योंकि हमने अभी तक अपने फर्श पर क्लिक नहीं किया, उसे रिजिड बॉडी बनने का नहीं बताया और ये नहीं कहा कि भाई एक्टिव मत बनो क्योंकि एक्टिव ग्रेविटी इस्तेमाल करता है। पैसिव बनो, कहीं मत जाओ। और ये एनिमेटेड नहीं है इसलिए मुझे इस बॉक्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये वाकई एक क्यूब है तो मुझे इसकी शेप को कन्वेक्स हल पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये एक कस्टम शेप की तरह है, जैसे ये तमाम छोटे टूटे हुए हिस्से हैं। मैं चाहूंगा कि सिमुलेशन थोड़ी तेज हो तो मैं एक बॉक्स इस्तेमाल करूंगा। इसमें मैथ कम है और ये इस क्यूब के लिए बिल्कुल सही है। ये करने के बाद मैं रिवाइंड करूंगा और प्ले दबाऊंगा। अगर आप कर सकें तो हमेशा पहले फ्रेम से सिमुलेट करें और हम इसे चलने देंगे। हम देख सकते हैं कि ये फर्श से टकरा रहा है और ये पूरी तरह फट जाता है और बिखर जाता है और आप देख सकते हैं कि जब ये तमाम टुकड़े अलग होते हैं तो ये काफी तेज हो जाता है क्योंकि जब वो इस तरह एक साथ दबे हुए थे तो वो गिरते वक्त एक दूसरे से टकरा रहे थे और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जिसकी वजह से ये इतना स्लो था। लेकिन अब मैं इस हिस्से को स्क्रब कर सकता हूँ जो कैश हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरी टाइमलाइन में वाकई ये छोटा सा, अगर आप स्क्रीन के बिल्कुल नीचे देख सकें, ये छोटा सा नारंगी ऑरेंज हिस्सा जो मुझे बताता है कि मेरी कैलकुलेशन कहां तक मुकम्मल हो चुकी है। तो मैं तकरीबन इसे वापस चलाकर देख सकता हूं कि ये कैसा लगता है। अब यहाँ से आप शायद सोच रहे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ये काम वाकई कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि मेरी असल एनिमेशन में एक खिड़की वहीं खड़ी थी जब तक कि उसे किसी और चीज ने आकर नहीं तोड़ा। तो हम क्या करेंगे कि मैं एक नया ऑब्जेक्ट लाऊंगा, मैं एक आइकोस्फीयर लूंगा। फिर से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको वही चीज चुनने की जरूरत नहीं है जो मैंने ली है। आप कोई और शेप चुन सकते हैं, मंकी, जो भी आप चाहें। मैं सिर्फ इसे इस्तेमाल करूंगा और मैं इसे रिजिड बॉडी बनने का कहूंगा। मैं इसे एक्टिव से पैसिव पर स्विच करूंगा ताकि ग्रेविटी इस पर असर ना करे। मैं इसे एनिमेटेड पर स्विच करूंगा।
अब मैं आई दबाकर इस ऑब्जेक्ट को की फ्रेम कर सकता हूँ। असल में मैं अपनी टाइमलाइन बदल दूंगा। मैं इसे ऊपर एक टाइमलाइन में बदल दूंगा, उसे कंप्रेस करूंगा, फिर इसे डोप शीट में बदल दूंगा ताकि मैं वाकई अपनी एनिमेशन को मैनेज कर सकूं। तो इस आइकोस्फीयर के लिए मैं आई दबाकर एक की सेट करूंगा और मैं इस विंडो को बड़ा कर दूंगा ताकि हम मेरे की फ्रेम्स देख सकें। ये लीजिए, आप देख सकते हैं मेरे पास अब की फ्रेम्स हैं। और मैं बुनियादी तौर पर बस फ्यूचर में मूव करूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरी कैलकुलेशंस अब थोड़ी अजीब हो गई हैं क्योंकि मैंने स्क्रब किया है, लेकिन मैं बस कहूंगा कि वहां जाओ और मैं यकीन करूंगा कि मेरा ऑटो की ऑन हो ताकि ये उसे सेव कर ले। लेकिन मैं की सेट करने के लिए दोबारा आई दबाऊंगा। ये गुजर जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब मैं स्क्रब करता हूं तो इसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। मुझे यहाँ क्यूब को दोबारा सिमुलेट करना होगा, तो मैं रिवाइंड करूंगा और प्ले दबाऊंगा और बस इसे चलने दूंगा। और अब ये क्या करेगा? तो इसने एक मखसूस पॉइंट तक इंटरैक्ट किया और मैं आगे बढ़कर पॉज और स्क्रब करूंगा और आप देख सकते हैं कि मेरी एनिमेशन में थोड़ा सा मिस हुआ है, लेकिन ये इंटरैक्ट कर रहा है। ये ऊपर का हिस्सा उड़ा देता है और कुछ डिस्ट्रक्शन पैदा करता है जो कि काफी कूल है। लेकिन हम क्यूब को शुरुआत से ही बिखरने से कैसे रोकें? ऐसा करने के लिए मैं अपना मेन पीस सिलेक्ट करूंगा। शिफ्ट सिलेक्ट के साथ बाकी सब कुछ। मैं अपनी रिजिड बॉडी सेटिंग्स में वापस जाऊंगा और मैं इस डायनामिक्स ड्रॉप डाउन को नीचे खोलूंगा और मैं डीएक्टिवेशन ऑन कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि वो डीएक्टिवेट हो सके और असल में अगर मैं इसे मजीद नीचे खोलूं तो मैं चाहता हूं कि वो डीएक्टिवेटेड शुरू हो। इसका मतलब ये होगा कि वो तब तक वाकई नहीं हिलेंगे जब तक कोई और उन्हें हिलने पर मजबूर ना कर दे जो वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी की इस हद तक ना पहुंच जाए। और अगर मैं आगे बढ़कर बस प्ले दबाऊं तो शायद उसने काम किया हो, सिवाय इसके कि वो नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने ये सिर्फ एक एक्टिव ऑब्जेक्ट पर किया है और चूंकि बहुत सारी दूसरी चीजें उसके ऊपर बैठी हैं, वो फौरन उसे नीचे ढकेलती हैं और एक्टिवेट कर देती हैं। तो मुझे इस डीएक्टिवेशन को इन तमाम छोटे टुकड़ों के नेटवर्क में फैलाने की जरूरत है। मेरे पास ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी और कॉपी फ्रॉम एक्टिव। अब वो सब डीएक्टिवेटेड शुरू होंगे जब तक उनसे संपर्क ना किया जाए। आप एक सेकंड पहले देख सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया जब तक कि बॉल ने उन्हें टच नहीं किया और फिर ये सिमुलेशन को एक्टिवेट कर देता है। हमें बिल्कुल यही चाहिए। अब एक आखिरी चीज है जो मैं करना चाहता हूँ। अब जबकि ये तमाम टुकड़े वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, मैं वजन में एक तब्दीली करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि सेटिंग में मास के लिए एक मखसूस सेटिंग है। अब इन तमाम छोटे टुकड़ों का मास और वजन मुख्तलिफ होना चाहिए और मैं उनके लिए मैथ नहीं करना चाहता, तो मैं बस ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी कहूंगा और यहाँ कैलकुलेट मास है। चूंकि वो सब सिलेक्टेड है, वो सब आजादाना तौर पर ये करेंगे और आप जो चाहें चुन सकते हैं। अगर ये ग्रेनाइट ब्रोकन है तो टूटी हुई चीजें तलाश करें, जैसे टूटा हुआ शीशा, ब्रोकन ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, पीनट्स अगर आप उन्हें छिलके के साथ चाहते हैं या बगैर छिलके के। मुझे नहीं मालूम ये वहां क्यों है, लेकिन ये है। आपके पास ये तमाम मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आपके पास ब्रिक और इस तरह की चीजें भी हैं, तो मैं शायद ब्रोकन मार्बल के साथ ही रहूंगा। तो मैं आगे बढ़कर प्ले दबाऊंगा और अब जैसे ही वो क्यूब बीच में से गुजरेगा, हम बड़े टुकड़ों और छोटे टुकड़ों की मूवमेंट में थोड़ा मजीद फर्क देखेंगे। मैं अब यहाँ से गुजरूंगा। सिर्फ एक मसला रह गया है कि वो काफी स्लाइड करते हैं। फर्श डिफॉल्ट रूप से काफी फिसलने वाला है, तो ये एक और चीज है जिसे हम शायद एडजस्ट करना चाहें। तो अगर हम अपने फर्श पर क्लिक करें और सरफेस रिस्पॉन्स में जाएं, तो आप देख सकते हैं कि वहां एक फ्रिक्शन स्लाइडर है। हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। आप बाउंसीनेस के साथ खेल सकते हैं अगर आप उन्हें काफी उछलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि वो कैसा लगता है। बटन दबाएं और मेरे लिए इफेक्ट्स में यही मजा है। अगर आप इफेक्ट सेटिंग्स के साथ खेलना चाहते हैं तो बस उनमें तब्दीली करें। सिमुलेट दबाएं, देखें आपको क्या मिलता है। यहाँ कोई गलत जवाब नहीं है क्योंकि आप सिर्फ तजुर्बा कर रहे हैं। आपको कुछ वाकई अच्छे एक्सीडेंट्स मिल सकते हैं और आप कूल चीजें ढूंढ सकते हैं। अगर आप असली जिंदगी की तरह बनाना चाहते हैं तो बेशक वहाँ नंबर्स और मैथ है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या मजा। बस इसके साथ मजे करें।
तो इस तरह आप डिस्ट्रक्शन सिमुलेशन करते हैं। और अगले सबक में मैं आपको दिखाऊंगा कि शीशे जैसी चीजों के साथ मजीद मखसूस कैसे होना है और इस बुनियादी सिमुलेशन से आगे कैसे बढ़ना है।